नमस्कार, मैं हुसानी और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर की इंटेलिजेंस यूनिट ने गोलियों का जखीरा बरामद करने के साथ एक कुख्यात तस्कर को दबोचा है। दरअसल गायघाट थाना अंतर्गत बेनीबाद ओपी के थर्मा के पास कारतूसों की डीलिंग होने वाली थी। स्थानीय पुलिस के साथ पुलिस की विशेष टीम ने घेराबंदी कर कुख्यात आर्म्स तस्कर आशिक अंसारी को दबोच लिया। पुलिस उसके पास से 800 राउंड गोलियां और 11 बटन वाला मोबाइल फोन बरामद की है। पुलिस के मुताबिक आशिक अंसारी एक पुराना आर्म्स तस्कर है। पुलिस के आंख में धूल झोंकने के लिए वह बटन वाले फोन का इस्तेमाल करता है ताकि टेक्निकल सर्विलांस से वह बच सके। आशिक पहले भी एक बार जेल जा चुका है। जब पुलिस उसे पकड़ने गई तो वह चलती बस से छलांग लगा दिया, जिससे उसका दोनों पैर भी टूट गया है। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि आशिक के गिरोह की भी पहचान कर ली गई है। वह गोली कहां से लाता है और किसे किसे सप्लाई करता है, उन सब की तलाश की जा रही है। डीआईयू के जो प्रभारी हैं लाल किशोर, उनको एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बेनीबाद ओपी के अंतर्गत एक जगह पे कारतूस की खरीद बिक्री होने जा रही है और एक सप्लायर हैं जो वहाँ एक व्यक्ति को गोलियाँ देने आएंगे। इस सूचना के आधार पे एक टीम गठित की गई थी लाल किशोर जी के ही नेतृत्व में, जिसमें बेनीबाद के थाना अध्यक्ष भी थे। आज सुबह वहाँ एक रेड की गई है जिसमें एक व्यक्ति हैं जिनका नाम आशिक अंसारी है, उनकी गिरफ्तारी की गई है। आशिक अंसारी बेनीबाद के ही रहने वाले हैं। उनके पास से 800 राउंड जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 11 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। इसमें हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ के दौरान कुछ अन्य बातें भी प्रकाश में आई हैं कि ये गोलियां कहां से प्राप्त करते थे और कहां सप्लाई करते थे। इसके जो बैकवर्ड लिंकेजेस हैं या फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं उसके बारे में हम लोग और आगे कभी कार्य कर रहे हैं। सर, इसका कुछ आपराधिक इतिहास में? ये एक बार बहुत पहले जेल गए हैं, इनके द्वारा स्वयं बताया गया है, लेकिन वो अभी रिकॉर्ड में हम लोग को नहीं मिल पा रहा है और हम लोग अभी इसको प्राप्त कर रहे हैं हम लोग के सॉफ्टवेयर से कि हम लोग सर्च कर पाएँ। इतना बल्क अमाउंट में सब गोली रखने के पीछे क्या मोटिव था? ये गोलियां जो अपराध कर्मी होते हैं वो इनसे गोलियां परचेज करते थे और जो आपराधिक घटनाओं में जो फायरिंग की जाती थी उसमें इन गोलियों का प्रयोग किया जाता है। गोलियों को कहाँ से लाते थे? ये गोलियां इनके द्वारा बताया गया है, चूँकि अनुसंधान में बाधा नहीं हो इसलिए उसको भी डिस्क्लोज करना उचित नहीं होगा, लेकिन हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। ये कार्य कब से कर रहे थे, ये कुछ पता? ये पिछले 1.5 वर्ष से इस कार्य को कर रहे थे। किसी गिरोह से भी इनकी संलिप्तता है? नहीं, कोई निश्चित गिरोह नहीं है। जो छोटे मोटे अपराध कर्मी रहते हैं जिनको 2 गोली 4 गोली या 6 गोलियों की आवश्यकता पड़ती थी, न केवल मुजफ्फरपुर में बल्कि आसपास के जिलों में भी वो इनसे गोलियों की खरीद बिक्री करते हैं। सर, ये डिलीवर का काम करता था या खुद कारोबारी था? ये कहीं से थोक के भाव में गोलियां लेके आते थे और वहाँ से फिर फुटकर गोलियां 3-3 4-4 गोलियां देते थे और कई बार इकट्ठी गोलियां भी लोगों को सप्लाई करते थे। और क्या क्या इनके पास से? इनके पास से इसके अतिरिक्त 11 मोबाइल फ़ोन हैं। काफ़ी स्मार्ट व्यक्ति है और सामान्य कीपैड वाले मोबाइल का प्रयोग करते हैं ताकि ट्रेस नहीं पुलिस कर पाए, तो वो 11 फ़ोन भी हम लोगों ने जब्त किए। सर, ये दिव्यांग है? हाँ, ये दिव्यांग है। मुजफ्फरपुर में स्कॉर्पियो सवार बेखौफ अपराधियों ने एक युवक से लूटपाट के दौरान पैर में गोली मार दी। घटना बैरिया रोड की है। जानकारी के मुताबिक रविवार की देर रात घायल युवक सकरा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर बगनगरी निवासी विकास कुमार दिल्ली से मुजफ्फरपुर के बैरिया बस स्टैंड पहुंचा था। वहां से उसे ट्रेन पकड़कर सकरा जाना था, इसलिए वह रेलवे स्टेशन की तरफ पैदल जा रहा था। इसी दौरान स्कॉर्पियो सवार 3 लोगों ने उसे गाड़ी में जबरन बैठा लिया और लूटपाट की। विकास के पास से 15,000 कैश लूट लिया। विरोध करने पर अपराधियों ने उसे पैर में गोली मार दी। गोली लगते ही वह मौके पर ही गिर गया। होश आने पर वह खुद ऑटो से सदर अस्पताल आया, जहां डॉक्टरों ने उसे SKMCH रेफर कर दिया। इधर पुलिस CCTV के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। हुआ था पूरी बात हम जानना चाह रहे हैं। जानना यही चाह रहे हैं आप लोग कि मतलब हम दिल्ली से आ रहे थे, मेरे पास में 15,500 कैश था और 10-20 चन्ना था। उसका कपड़ा उपड़ा आधार कार्ड ये सब था और उसको क्रम में हम दिल्ली से उतरे। सोचे कि थोड़ा देर और बैठे बढ़िया में, सोचे कि हम घर पे चले जाएंगे ठंडे के कारण, उसीलिए हम स्टेशन तरफ जा रहे थे। थोड़ा बढ़े बढ़िया से तो फिर नहीं मिला गाड़ी, तो फिर सोचे थोड़ा देर और बढ़ते मिल जाएगा। वहाँ तो बहुत लगा हुआ था, इसीलिए थोड़ा हम बढ़ गए। उसी क्रम में बोलेरो में 3 सवारी बैठ के, एक ड्राइवर था, 2 बीच में था। एक ड्राइवर का मुंह में साथी गमछा बना हुआ था और बोलेरो से उतरा, एक खींचा और मेरे को बीच में मूरी झुकाया
और पैसा से धमका उमका के पैसा मंगा था, नहीं दिए। उसके बाद मारा पीटा और बोलने समय जब बैठा है तो क्या बोला बोला हल्ला उल्ला नहीं कुछ नहीं, हल्ला उल्ला नहीं, बजा दिया था गाना। वाइट रंग का स्कॉर्पियो है, ब्लैक, गाना तेज कर दिया। हाँ वाइट रंग का स्कॉर्पियो, ब्लैक शीशा है, ऊपर LED बॉल लगा हुआ है 4 ठो, बस इतनी बात है। अच्छा, तो अंदर हुआ तो क्या लूटपाट किया? हाँ अंदर में लूटपाट किया और उतरने समय हम उतारते समय हम दौड़े ना, जब हमको गोल में गोली मार दिया। पकड़ने के लिए दौड़े? नहीं मतलब हम उतारा ना तो हम सोचे भाग जाते हैं छीनने के बाद, तो उसके बाद हमको पैर में गोली मार दिया। तो बच के आप भाग रहे थे? हाँ सबका चेहरा बंद था? एक का चेहरा बंद था, 2 का चेहरा खुला था सर। कहाँ से काम करके लौटे हैं? हम दिल्ली से। दिल्ली में क्या करते हैं? वही फल फूल का रेडी लगाते हैं। अच्छा, वहाँ से कहाँ जा रहे थे? घर पे आ रहे थे, जगदीशपुर नगरी थाना सकरा, जिला मुजफ्फरपुर में। वहाँ जा रहे थे। ये घटना कहाँ पर की है? ये बैरिया से 400-500 मीटर के अंदर की है। अच्छा, MIT होते हुए लक्ष्मी चौक होते हुए जा रहे थे? अब चौक के बारे में हम नहीं जानते, उन्होंने कहा हम लोग बाजार टाउन के में, अंदर में जा रहे थे, यही ना? हाँ बाजार के मामले हम लोग नहीं जानते। सकरा किस चीज़ से जाना था आपको? ट्रेन से। ट्रेन से रेलवे स्टेशन के लिए जा रहे थे? हाँ तो उस समय कौन लाया आपको हॉस्पिटल उठा के यहाँ? हम उसके बाद हमको गोली मारने के बाद 1-1.5 घंटा के बाद होश आया, 1.5-2 घंटे के बाद। उसके बाद में होश आया तो उसके बाद हम आए रोड पर घसाते। उसके बाद में है से हमको ऑटो वाला मिला। ऑटो वाला के बोले तो हमको बैठा लिया। मेरे पास में 20 रुपया चेन था तो दे दिए उसको बैठाने के बाद हमको सदर अस्पताल है वहाँ कुनगी पर ला के बोला चल जाइए भैया। हम वजन से आए तो गार्ड के बोला था, 2 आदमी था तो उसको हम बुला के हमको ले गया, तो हम इमरजेंसी में भर्ती किया। उसके बाद यहाँ हमको भेज दिया। तो हम फिर मामा के पास कॉल किए, घर पर बंद था मेरा भाई का मोबाइल, तो फिर मामा के कॉल किया, तो फिर मामा सबको बोले तो फिर सब आया। क्या क्या लूटा आपके पास? 15,500 कैश था, कपड़ा था, आधार कार्ड यही सब था। मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक नकली शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया, जहां नकली शराब बनाकर ब्रांडेड शराब की बोतलों में पैक की जाती थी। पुलिस ने मौके से सैकड़ों लीटर नकली शराब के साथ भारी संख्या में खाली बोतल बरामद किया। वहीं मौके से 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि कई भागने में सफल रहे। औराई थाना की पुलिस ने भरतुआ बागमती नदी के किनारे बड़ी कार्रवाई करते हुए मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया। मौके से 235 लीटर नकली शराब के साथ 450 खाली बोतल को भी बरामद किया गया है। वहीं 2 आरोपी सुधीर सहनी और शिव शंकर सहनी को गिरफ्तार किया गया, जबकि 7 अन्य आरोपी भागने में सफल रहे। ये लोग कच्चा स्पिरिट से शराब तैयार करते थे और बोतलों में पैक कर अलग अलग इलाकों में सप्लाई करते थे। नकली शराब का मामला? हाँ, ये भरथुआ चौर के अंतर्गत, भरथुआ चौर बागमती नदी मुख्य धारा के उत्तरी तरफ से शराब निर्मित विदेशी शराब निर्मित करने और के बारे में बताया गया था, सूचना मिली थी। जिसके बाद शाम में थानाध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार कार्रवाई किया गया, तो जिसमें सुधीर सहनी बेदौल का और एक शिवशंकर सहनी, ये नया गांव परसरमा टोला औराई क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी हुई और 235.575 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ और 450 खाली बोतल जिसमें ये लोग बनाते थे शराब, उस पर वैसे रेपर वगैरह नहीं थे, वो सब बरामद किए हैं। कहाँ ये लोग कारोबार करते थे? ये भरथुआ चौर है जो लगभग रोड से करीब 1-1.5 किलोमीटर अंदर है और नदी है बागमती नदी के जस्ट उत्तरी साइड में ये लोग काम करते थे बराबर। कितने लोग गिरफ्तार हो गए? अभी तक 2 की गिरफ्तारी हुई है, बाकी 7 फरार चल रहे हैं। जो इसमें शाम हो गया था, अंधेरा का फायदा उठाकर कुछ लोग भाग गए थे। अच्छा, कौन से ब्रांड का ये लोग जो है कि शराब तैयार करते? इंपीरियल ब्लू देखे उस पे था, वैसे चिपकाए स्टिकर अलग अलग प्रकार के थे दोनों तरह। हाँ, नकली शराब था। सोमवार को मुजफ्फरपुर नगर भवन में आयोजित नगर निगम बोर्ड की 5 घंटे चली बैठक में आधा दर्जन प्रस्ताव पारित किए गए। अधिकतर समय पार्षदों के सिकवे शिकायत में निकल गए। बैठक में एसटीपी योजनाओं की प्रगति लेने के बाद तय समय सीमा में एसटीपी का काम खत्म करने का निर्देश दिया गया, जिससे शहरवासियों को जल जमाव से मुक्ति मिले। वहीं ईवीडी एरिया में स्मार्ट सिटी का काम जल्द से जल्द पूरा हो, जिससे शहर वासियों को हो रही कठिनाइयों से भी मुक्ति मिले, इस पर चर्चा हुई।
स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। वहीं नगर आयुक्त नवीन कुमार ने शहर के प्रत्येक गली में 3600 LED लाइट लगाने का प्रस्ताव भी रखा। बैठक में मेयर निर्मला साहू सहित सभी पार्षद उपस्थित रहे। आज की जो बैठक मेरी जो बोर्ड के द्वारा बैठक रखी गई है, सर्वप्रथम तो मेरी जो पहले हम लोग जो समस्या हम लोग देख रहे हैं स्मार्ट सिटी के द्वारा, जो कि स्मार्ट सिटी के द्वारा इतनी परेशानी है, जो उनका काम है संतोषपूर्वक नहीं है। तो वार्ड जो ये स्मार्ट सिटी में उसमें मैं भी मेंबर हूँ, मैं भी अपनी बात को रखती हूँ कहाँ पे क्या समस्या है। आज मैं निगम बोर्ड की बैठक में लेकर के आई हूँ कि जो ईबीडी एरिया में जहाँ पे स्मार्ट सिटी द्वारा काम हो रहा है, वो भी वार्ड पार्षद भी इस समस्या को यहाँ पे रख सके ताकि उनकी समस्या जल्दी दूर हो। अब 3 साल से स्मार्ट सिटी वाला जो काम चल रहा है, अभी लास्ट डेट इनका दिसंबर है, इतने समय में इनका काम पूरा नहीं हुआ। 6-7 महीने में कितना काम पूरा होगा, ये भी सोचनीय विषय है स्मार्ट सिटी के द्वारा। और एसटीपी का जो निर्माण होना है, तो 2 बुटकों के द्वारा जो निर्माण होना है, इसमें 2 का तो निर्माण शुरू है, लेकिन जो 1 का है एनओसी नहीं मिलने के कारण कुछ जमीनी समस्या कुछ के कारण वहाँ का निर्माण भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है। हम लोग तो चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरा शहर इस बार जल जमाव से मुक्त हो। अब कैसे जल जमाव से मुक्त होगा, हम लोग तो बैठक कर रहे हैं। उस पर जो नगर आयुक्त ने कहा है उन्होंने कि इस पर हम लोग फिर काम कर रहे हैं सही से कि इस बार शहर को जल जमाव से मुक्ति मिले। पूर्वी चंपारण जिले के भारतमाला चोरम बैरगनिया खंड परियोजना निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की गई है। सभी अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान वर्तमान प्रकृति नेचर को संज्ञान में लेते हुए जो सर्किल दर है उस पर सभी अनुदान के साथ मुआवजा भुगतान करने की मांग करते हुए सोमवार को ग्रामीणों ने तिरहुत परमंडलीय आयुक्त के सामने धरना दिया। ग्रामीणों ने कहा कि मांग पूरी नहीं होती है तो आगे अनिश्चितकालीन आमरण अनशन किया जाएगा। भारतमाला रोड निकाल रही है चोरमा से बरगिनिया तक। जो मेन रोड से गुजर रही है वो रोड पकड़ी दयाल से जो मेन रोड ढाका जाती है और फिर ढाका से बरगिनिया जाती है। जो स्टेट हाईवे भी है और ढाका पकड़ी दयाल भी बहुत अच्छा रोड है, उसके किनारे से रोड ले जा रहा है। लेकिन जो मुआवजा का हम लोग को नोटिस दिया गया है उसमें 5वां ग्रेड के नंबर पर जो रेट है सरकार का, उसके हिसाब से जो जिस सर्किल रेट 4 लाख का है उसका हम लोग को 45,000 के हिसाब से दिया जा रहा है। इसलिए इसके विरोध में हम लोग कह रहे हैं कि जो आवासीय है या कमर्शियल है, ज़्यादातर ज़मीन रोड के बगल में कमर्शियल है या कुछ आवासीय है, तो हम लोग को उसके हिसाब से जो ज़मीन का स्वरूप वर्तमान में है उसके मुताबिक हम लोग को दिया जाए। आज क्या करने आए हैं? आज यहाँ इसलिए करने आए हैं कि डीएम के यहाँ भी हम लोग एक दिन धरना दिए थे, पूरे ज़िले के लोग। डीएम साहब भी बोले कि हम ऐसे कमिश्नर साहब के पहुँचा देंगे, आप लोग अपना फरियाद लेकर कमिश्नर साहब के यहाँ जाइए। तो दो अनुमंडल सिकराना और पकड़ी दयाल अनुमंडल के सभी लोग हम लोग आए हैं कि हम अपना फरियाद कमिश्नर साहब के यहाँ पहुँचा दें। हमारे जनप्रतिनिधि लोग यहाँ जो प्रतिनिधिमंडल 5 आदमी गए हैं वहाँ मिलने कमिश्नर साहब से, जो हमारा मांग है मांग पत्र लेकर। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को देखने के लिए बच्चों में उत्साह ऐसा कि जब कोई सवाल उन्हें खुद से संबंधित लगता तो उठकर तालियां बजाने लगते और हर जवाब को नोट भी किया। बच्चों ने कहा कि औसत होने के बाद आप कैसे बढ़ सकते हैं। इस सवाल पर पीएम का जवाब कि ऐसा नहीं सोचे कि मुझ में कमी है। ये सुनकर हमारा हौसला बढ़ा है। पीएम का ये कहना कि आपको किसी भी गैजेट का गुलाम नहीं बनना है, उस पर कंट्रोल रखें। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे मोबाइल को कार्य करने के लिए चार्जिंग की आवश्यकता होती है, उसी तरह बॉडी को भी रिचार्ज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ मन के लिए शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए प्रॉपर नींद लेना भी बहुत जरूरी है। प्राचार्य रूपाली परिहार ने कहा कि नकल करके 1-2 परीक्षा पास कर सकते हैं, लेकिन हमारा जीवन हर दिन परीक्षाओं से भरा पड़ा है। कार्यक्रम को सफल बनाने में कला शिक्षक धीरज कुमार, मनीष कुमार सिंह, सरोज आशिफ, अमित कुमार, मनोज कुमार, राजेश रंजन, उमेश तिवारी, सुजित कुमार, बंदन शर्मा ने कड़ी मेहनत की। प्रधानमंत्री की ये जो पहल है बच्चों के साथ संवाद करने की,
ये बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि इससे न सिर्फ वो बच्चे जो वहाँ प्रत्यक्ष में प्रधानमंत्री जी के साथ बातचीत करते हैं, बल्कि पूरे देश भर के बच्चों को अपने एग्ज़ाम स्ट्रेस से किस तरह से मुकाबला करना है उसमें बहुत मदद मिलती है। ये बच्चों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ रहती है। इससे और क्या फ़ायदा होता है? इस तरह की जो प्रधानमंत्री की बच्चों से बातें होती हैं उसमें क्या फ़ायदा होता है बच्चों को, इसके बारे में क्या? प्रधानमंत्री जी का अपना जो एक्सपीरियंस है वो, और साथ ही उन जैसे महान व्यक्ति के मार्गदर्शन में बच्चे इम्तिहान को एक उत्सव की तरह लेना सीखते हैं। बच्चे इस समय बहुत ही असमंजस और कन्फ्यूजन की स्थिति में होते हैं, और उनका मार्गदर्शन करने के लिए अक्सर बड़े जो हैं उनको समय नहीं दे पाते हैं। ऐसे में अगर देश के प्रधानमंत्री स्वयं उनसे संवाद करते हैं तो बच्चों का उत्साह और उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। मुजफ्फरपुर के डीएम प्रणव कुमार का तबादला होने पर सोमवार को चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित समारोह में जिले के विभिन्न व्यावसायिक संगठनों ने उन्हें विदाई दी। समारोह में चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया ने गुलदस्ता और मोमेंटो भेंट करते हुए उनके कार्यों की सराहना की। समारोह में उपस्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव सज्जन शर्मा, बिहार के केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव रंजन साहू, लघु उद्योग भारती के शिवशंकर साहू, खदानन व्यवसाय संघ के अध्यक्ष दिलीप कुमार, स्वर्णकार संघ की ओर से विश्वजीत गुप्ता, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मनोज कुमार सहित कई व्यवसायिक संघ के सदस्यों ने डीएम को बुके एवं चादर देकर विदाई दी। हमारे जिलाधिकारी महोदय की पदोन्नति होकर मुजफ्फरपुर से विदा ले रहे हैं। उनका 3 वर्ष का जो कार्यकाल हम लोग के व्यवसायियों के साथ रहा वो बहुत ही सकारात्मक था, और हमको व्यक्तिगत इस विषय में यही कहना है कि हम जितनी बार भी जिन जिन समस्याओं को लेकर उनसे मिले तत्काल प्रभाव से उन्होंने उसका समाधान किया है। और अभी जिस पद पर वो गृह सचिव के पद पर जा रहे हैं तो हम व्यवसायियों को अपनी सुरक्षा सर्वोपरि महसूस होती है, तो आगे भी उनका इसी तरह हम लोगों के ऊपर ध्यान रहेगा। और पूरे प्रदेश, अभी तक तो खाली जिला के लिए थे, अब पूरे प्रदेश की बागडोर उनके हाथ में आ रही है, तो हम ऐसा आशा करते हैं कि जिलाधिकारी महोदय का कार्यकाल स्वर्णिम होगा और जितने भी व्यवसायी हैं और जनमानस हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए अपने व्यवसाय को दिनों दिन आगे बढ़ाते हुए राज्य और राष्ट्र दोनों की आर्थिक रूप से उन्नति करें। नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा आज विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स और उनके ऑफिस बेयरर्स के द्वारा काफ़ी चीज़ों को रखा गया, और मैं अभिभूत हूँ। जो प्रेम, स्नेह और सम्मान मुझे मिला उससे मैं काफ़ी अभिभूत हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वावधान में जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी आगे बढ़ेंगी और पूरा मुजफ्फरपुर जिले का एक बेहतर नाम होगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में रहने वाली 17 साल की जानवी ने वो कमाल कर दिखाया है जिसकी वजह से उसे डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। जानवी को सोशल वर्क के क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता हासिल करने की वजह से इतनी कम उम्र में मानद डॉक्टरेट की उपाधि वुशान क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी फॉर फॉरेन स्टडीज ने दी है। जानवी का कहना है कि जब वो छोटी थी तभी से सामाजिक कार्य और लैंगिक समानता के विषय पर लोगों को जागरूक कर रही है। इसके लिए माता पिता ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाए रखा। डॉक्टरेट की उपाधि मिलने से जानवी काफी खुश है। इस सफलता का श्रेय उन्होंने अपने माता पिता को दिया। बेटी की उपलब्धि से मां अर्चना कुमारी भी काफी खुश है। इनका कहना है कि बेटी ने गर्व से सिर ऊंचा कर दिया है। पिता संतोष कुमार ने बताया कि बचपन से ही वह काफी प्रतिभाशाली रही है। छोटी उम्र में ही उसने कई बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। नमस्कार, मेरा नाम जानवी है। मैं 17 साल की हूँ और मैं लैंगिक समानता और महिला शक्तिकरण पे काम कर रही हूँ। और अभी आने वाले 3 फरवरी को मुझे डॉक्टरेट की उपाधि दी जा रही है बुसान क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़ के द्वारा। और काफ़ी गौरवमयी पल है मेरे लिए कि 17 साल की उम्र में नाम के आगे डॉक्टर लग जाना, और ये काफ़ी खुशी हो रही है ये जानकर। कैसे ये जो है आपको इसमें शामिल किया गया और क्या प्रक्रियाएं थी इसकी?
दरअसल मैं पिछले 6-7 सालों से एक जेंडर इक्वालिटी एक्टिविस्ट हूँ और मैं जेंडर इक्वालिटी पर काम कर रही हूँ। और इन्हीं कामों को देखते हुए मुझे अभी हाल फिलहाल में ही राष्ट्रपति महोदया के द्वारा भी मिलने के लिए बुलाया गया था। मैं वहाँ भी गई थी और मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भी काम कर चुकी हूँ। तो इन सारी तमाम एक्सपीरियंसेस को देखते हुए और मेरे नॉलेज को देखते हुए जेंडर इक्वालिटी के क्षेत्र में मुझे डॉक्टरेट का सम्मान दिया जा रहा है। इतनी कम उम्र में जो आपको ये सम्मान मिलने जा रहा है, किसको इसका श्रेय जाना? इसका सारा श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना ये सब शायद कभी नहीं हो पाता। क्योंकि सपना हर बच्चा देखता है, लेकिन उसको पूरा करने में सबसे बड़ा योगदान उनके माता पिता का होता है। तो सारा श्रेय इन दोनों को ही जाता है। खुशी है? नमस्ते। बहुत खुशी की बात है एक माँ के लिए कि इतनी कम उम्र में डॉक्टरेट का लग जाना, ये बहुत गौरव का पल है हमारे परिवार के लिए। और हम लोग जल्द ही जाएंगे और पौंडीचेरी में बुलाया गया है, जहाँ जानवी को डॉक्टर का उपाधि मिलेगा। काफ़ी खुशी का पल है। जब ये लेटर आया तो मैं ही मेल खोला था, तो देखा कि जानवी यू आर गोइंग टू बी अवार्डेड विद द ऑनरेरी डॉक्टरेट अवार्ड बाय बुसान क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी फॉर फॉरेन स्टडीज़, डॉक्टरेट इन सोशल वर्क। 18 साल से कम में डॉक्टरेट मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है। फिर हमने गूगल सर्च करना शुरू किया कि भारत में किसी को मिला है कि नहीं, तो भारत का कोई नाम हमको नहीं मिल पा रहा था। हो सकता है हो, हम कंफर्म नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया की सूची जब हमने देखा तो 7-8 लोग बच्चों का नाम आया जो 18 साल से कम में मिला था, जिसमें ज़्यादा अमेरिका और कनाडा से थे 4-5, और उसमें एक नाम जानवी का जुड़ जाना यह पूरे मुजफ्फरपुर बिहार के लिए भी गौरव का बात है। एक पिता होने के नाते कितनी खुशी मिल रही है? काफ़ी खुशी मिल रही है। ये तो सभी लोगों को खुश होना चाहिए। ये तो पूरे बिहार और देश के लिए गौरव का बात है कि इतनी छोटी सी बच्ची के नाम के आगे 3 फरवरी को डॉक्टरेट लग जाएगा। मुजफ्फरपुर के प्रख्यात समाज सेवी नंदू बाबू के प्रथम पुण्यतिथि पर शोकाकुल परिवार सहित शहरवासियों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। नंदू बाबू के इकलौते पुत्र पंकज कुमार ने उनके आकस्मिक निधन के 1 वर्ष पूरे होने पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पंकज कुमार ने कहा कि मुजफ्फरपुर के लोगों में उनके प्रति असीम प्रेम है। प्रथम पुण्यतिथि पर अधिकतर लोगों की आंखों से आंसू झलक आए। उनकी असमय मौत ने शहर वासियों को गहरी पीड़ा दी है। श्रद्धांजलि सभा में भारी संख्या में लोग शामिल रहे। उनके याद में उनके प्रियजनों के लिए एक स्मृति दिवस और उनके स्मृति स्वरूप जो लोग भी हैं, उनकी ये पहली बरखी है। उस उपलक्ष्य में जो भी उनके श्रद्धेय और प्रिय लोग हैं, उनके नमन में और उनसे द्वारा दिए गए आशीष वचनों को पुनर्थ और उसे सुचारू रूप से अपने मार्ग में भी करने का प्रयास कर रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।